इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज में आपके साथ दिव्या बेन्यूली। वक्त हो चला है नेशनल बुलेटिन का, लेकिन उससे नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल को दी बड़ी सौगात, कई विकास परियोजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। कहा, पश्चिम बंगाल और पूर्वी भारत के विकास का लिखा जा रहा है नया अध्याय। पश्चिम बंगाल में पीएम मोदी की रैली पर बोले बीजेपी नेता गौरव वल्लभ। कहा, जनता ने घुसपैठियों की विकास वाली सरकार को उखाड़ने का बना लिया मन। हिमाचल में राज्य सतर्कता और भ्रष्टाचार विरोधी ब्यूरो को सूचना अधिकार अधिनियम से बाहर करने पर बोले जयराम ठाकुर। सुक्खू सरकार पर साधा निशाना। कहा, हिमाचल सरकार इन एजेंसियों का दुरुपयोग करने की दिशा में बढ़ रही आगे। हजारीबाग में हृदय परामर्श और जांच शिविर का हुआ आयोजन। इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर विक्रम ठाकुर ने दी अपनी सेवाएं। 60 से अधिक मरीजों ने करवाई अपनी जांच। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। साठ वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। पश्चिम बंगाल के दौरे के दौरान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में लगभग 18,680 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। साथ ही पीएम ने पुरुलिया आनंद विहार टर्मिनल एक्सप्रेसवे को हरी झंडी दिखाई और अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पश्चिम बंगाल के 6 पुनर्निर्मित रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन किया। जिसके बाद पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि कोलकाता की धरती से पश्चिम बंगाल और पूर्वी भारत के विकास का नया अध्याय लिखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि ये परियोजनाएं पश्चिम बंगाल और पूर्वी भारत को नई रफ्तार देंगे। इनमें व्यापार और उद्योग को बढ़ावा मिलेगा, लाखों लोगों का जीवन आसान होगा। साथ ही कहा कि आज देश में रेलवे को आधुनिक बनाने का तेज अभियान चल रहा है। हमारा यह संकल्प है कि पश्चिम बंगाल इस अभियान में पीछे न रहे, इसलिए केंद्र सरकार पश्चिम बंगाल के रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर का तेज विस्तार करने का प्रयास कर रही है। राज्यपाल श्रीमान आर.एन. रवि जी, केंद्र में मेरे सहयोगी शांतनु ठाकुर जी, सुकांता मजूमदार जी, पश्चिम बंगाल के नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी जी, संसद में मेरे साथी शौमिक भट्टाचार्य जी, अन्य जनप्रतिनिधिगण, देवी और सज्जनों, आज कोलकाता की धरती से पश्चिम बंगाल और पूर्वी भारत के विकास का नया अध्याय लिखा जा रहा है। सड़क, रेलवे और पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, इनसे जुड़ी 18,000 करोड़ रुपए से अधिक 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। ये प्रोजेक्ट्स पश्चिम बंगाल और पूर्वी भारत को नई रफ्तार देंगे। इनसे व्यापार और उद्योग को बढ़ावा मिलेगा, लाखों लोगों का जीवन आसान होगा, उन्हें नए अवसर मिलेंगे। खड़गपुर मोरेग्राम एक्सप्रेसवे के पूरा होने से पश्चिम बंगाल के अनेक हिस्सों में आर्थिक गतिविधियां तेज होगी। दुबराजपुर बाईपास, कंसावती, शिलावती नदियों पर बनने वाले बड़े पुल और इनसे भी कनेक्टिविटी बेहतर होगी।
मैं इन परियोजनाओं के लिए पश्चिम बंगाल समेत पूरी पूर्वी भारत के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज देश में रेलवे को आधुनिक बनाने का तेज अभियान चल रहा है। हमारा ये संकल्प है कि पश्चिम बंगाल इस अभियान में पीछे न रहे। इसलिए केंद्र सरकार पश्चिम बंगाल के रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर का भी तेज विस्तार करने के लिए प्रयास कर रही है। आज कलाईकुंडा और कानी मोहली सेक्शन में ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नलिंग प्रणाली को भी राष्ट्र को समर्पित किया गया है। इनसे व्यस्त रेल मार्ग की क्षमता बढ़ेगी, यात्रा सुरक्षित होगी, साथ ही यात्रियों के लिए स्पीड और सुविधा भी बढ़ेगी। साथियों, आज कामाख्या गुड़ी, अनारा, तुमलुक, हल्दिया, बराभूम और सिवड़ी, इन 6 स्टेशनों का अमृत स्टेशन के तौर पर उद्घाटन हुआ है। हमारे बंगाल की महान संस्कृति की झलक अब इन स्टेशनों पर और भी निखर कर आ रही है। अभी यहां कई और स्टेशनों का भी पुनर्विकास किया जा रहा है। पुरुलिया और आनंद विहार टर्मिनल के बीच नई एक्सप्रेस ट्रेन सेवा को भी हरी झंडी दिखाई गई है। इस ट्रेन सेवा का लाभ पश्चिम बंगाल के साथ झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के लोगों को भी मिलेगा। साथियों, सड़क और रेल कनेक्टिविटी जितनी महत्वपूर्ण है, उतनी ही अहम भूमिका पोर्ट और वाटर ट्रांसपोर्ट भी निभाते हैं। दशकों तक पूर्वी भारत के इस सामर्थ्य की बड़ी उपेक्षा हुई है, लेकिन आज वाटरवेज, व्यापार और औद्योगिक प्रगति के नए रास्ते खोल रहे हैं। इसी दिशा में आज पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी अहम परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ। कोलकाता और हल्दिया जैसे बंदरगाह लंबे समय से पूर्वी भारत के व्यापार के प्रमुख केंद्र रहे हैं। हल्दिया डॉक कॉम्प्लेक्स, इसका मशीनीकरण हो रहा है। इससे कार्गो ऑपरेशन और तेज होगा, बंदरगाह की क्षमता बढ़ेगी और व्यापार के लिए नई सुविधाएं तैयार होगी। कोलकाता डॉक सिस्टम में बास्कुल ब्रिज का रिनोवेशन भी किया जा रहा है। खिदिरपुर डॉक में कार्गो हैंडलिंग क्षमता बढ़ाने पर भी हमारा जोर है। इन सभी परियोजनाओं से पूर्वी भारत का लॉजिस्टिक सिस्टम और मजबूत होगा। साथियों, सड़क, रेल और पोर्ट से जुड़ी नई नई परियोजनाएं ये पश्चिम बंगाल के आधुनिक भविष्य के लिए नया रास्ता खोल रही है। इसका फायदा किसान, व्यापारी, उद्यमी, स्टूडेंट, हर किसी को मिलेगा। पर्यटन जैसे सेक्टर्स में भी नए अवसर पैदा होंगे। स्थानीय उद्योग और सेवाओं को गति मिलेगी। हमारा संकल्प है, बंगाल ने हमेशा जिस तरह भारत को दिशा दिखाई है, बंगाल एक बार फिर विकसित बंगाल बनकर उस गौरव को हासिल करे। मुझे पूरा विश्वास है, मजबूत कनेक्टिविटी और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर एक विकसित बंगाल की बुनियाद बनेंगे। इसी कामना के साथ मैं एक बार फिर आप सभी को इन विकास परियोजनाओं के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। अब ये सरकारी कार्यक्रम पूरा होते ही मैं जरा खुले मैदान में जाऊंगा। वहां पूरा बंगाल
आज इकट्ठा हुआ, मुझे पूरे बंगाल के दर्शन होने वाले हैं और बहुत महत्वपूर्ण विषयों की चर्चा बंगाल की जनता जनार्दन के बीच में करूंगा। इस कार्यक्रम में इतना काफी है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। दिल्ली में बीजेपी नेता गौरव वल्लभ ने बंगाल में पीएम मोदी की रैली पर कहा कि पीएम मोदी की रैली बंगाल के इतिहास में ऐतिहासिक रैली हुई है। बंगाल ने मन बना लिया है कि घुसपैठियों का साथ और घुसपैठियों की विकास वाली सरकार को उखाड़ने का समय आ गया है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अगर ममता बनर्जी के मन में महिलाओं के प्रति सम्मान होता तो कोलकाता में महिलाओं के साथ जो दुष्कर्म हुआ उन मामलों में सीएम आरोपी को बचाने में नहीं बल्कि उनको सजा दिलाने का काम कर रही होती। इस रैली ने स्पष्ट कर दिया कि टीएमसी का हाल बंगाल में वही होगा जो बिहार में आरजेडी के साथ हुआ है। से लेकर और तमाम टीएमसी पर जो है निशाना उन्होंने साधा और तमाम बातें उन्होंने कही। सबसे पहले आज जो प्रधानमंत्री जी की जो रैली हुई है वो बंगाल के इतिहास में एक ऐतिहासिक रैली हुई है और ये सब जब हुआ है जब ममता बनर्जी की सरकार ने हर 200 मीटर पे ऐसी व्यवस्था करी कि कोई आदमी आगे ही न जा सके। कृत्रिम रूप से ट्रैफिक जाम किया गया ताकि आवाजाही मूवमेंट खत्म हो जाए, गाड़ियां रोकी गई, बीजेपी के जहां झंडे थे, बीजेपी के जहां पोस्टर थे उनको हटाया गया। इस सब के बावजूद बंगाल ने मन बना लिया है कि घुसपैठियों का साथ और घुसपैठियों के विकास वाली सरकार को उखाड़ने का समय आ गया। बंगाल ने मन बना लिया है कि जो लोग झूठी मां माटी मानुष की बात करते हैं, जब अगर ममता बनर्जी के मन में महिलाओं के प्रति सम्मान होता तो जो महिलाओं के साथ दुष्कर्म हुआ कलकत्ता में, लॉ कॉलेज में, आरजी कर अस्पताल में, तो वो दुष्कर्म करने वालों को बचाने के लिए ममता बनर्जी की सरकार काम नहीं कर रही होती, उनको सजा दिलाने का काम कर रही होती। जो बंगाल भारत का इंडस्ट्री का इंजन हुआ करता था उसको कांग्रेस, कम्युनिस्ट और कांग्रेस की सब्सिडरी तृणमूल कांग्रेस ने बर्बाद किया। इन तीन का ने बंगाल की जो इंडस्ट्रियलाइजेशन जो कि पूरे देश का हब हुआ करता था उसको पीछे ले जाने का काम किया। तो माटी के साथ इन सब लोगों ने खिलवाड़ किया। मां के साथ, बहन बेटियों के साथ क्या हो रहा है, एक महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद, एक भारत की महामहिम राष्ट्रपति आदिवासी समाज की बेटी वहां जाती है तो ममता बनर्जी और उनकी सरकार उनको मिनिमम प्रोटोकॉल नहीं देते हैं। तो इन लोगों का, जिनका ना तो मां में विश्वास है ना माटी में विश्वास है, विश्वास इनका एक ही है परिवारवाद और भ्रष्टाचार में। विश्वास इनका एक ही है घुसपैठियों का साथ और घुसपैठियों का विकास। आज की रैली ने ये स्पष्ट कर दिया है कि तृणमूल कांग्रेस का हाल बंगाल में वही होगा जो बिहार में राजद का हुआ है। हो सकता है 2-4 सीटें राजद से कम आए तृणमूल कांग्रेस को, क्योंकि बंगाल के लोगों ने जिस तरह का अपार जन समर्थन प्रधानमंत्री जी की रैली और उनकी बातों में दिया है, आने वाला चुनाव के नतीजे आज स्पष्ट हो गए। लेकिन सर टीएमसी तो बीजेपी पर ही लगा दिया कि बीजेपी। हिमाचल सरकार ने राज्य सतर्कता और भ्रष्टाचार विरोधी ब्यूरो को सूचना अधिकार अधिनियम से बाहर कर दिया है। इसी को लेकर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि पहली बात यह है कि दोनों एजेंसियां जांच काम अपना योगदान देती है और जब जांच की प्रक्रिया को आप बाधित या प्रभावित करेंगे तो स्वाभाविक रूप से चुनाव स्वतंत्र या निष्पक्ष नहीं हो सकते हैं। साथ ही कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार इन एजेंसियों का दुरुपयोग करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये दोनों एजेंसीज इन्वेस्टिगेशन के काम में अपना योगदान देती हैं और जब इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस को आप बाधित करेंगे, प्रभावित करेंगे तो स्वाभाविक रूप से इन्वेस्टिगेशन फ्री और फेयर नहीं हो सकती। और दूसरी बात, ऐसी आवश्यकता क्यों पड़ी? आज से पहले भी तो सरकारें रही हैं। आज से पहले क्यों इस प्रकार से एंटी करप्शन ब्यूरो और विजिलेंस को आरटीआई के दायरे से बाहर करने की बात क्यों नहीं आई? इसी वक्त क्यों आई? उसमें सबसे बड़ी वजह है, एक तो इन दोनों इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज का
हिमाचल प्रदेश सरकार दुरुपयोग करने की सोच रही है, दुरुपयोग करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। और हम आजकल जो मुख्यमंत्री का सार्वजनिक बयान जो होता है उससे साफ जाहिर होता है कि कुछ पकड़ा है। किसके खिलाफ पकड़ा है? ऑपोजिशन और कुछ अधिकारी जो उनके हिसाब से नहीं चलते हैं, कुछ लोग जो उनके हिसाब से नहीं है, यानी कि इन दोनों एजेंसीज का दुरुपयोग करना चाहती है। तीसरी बात, हिमाचल प्रदेश में वर्तमान मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पार्टी के एक बड़े नेता के खिलाफ विजिलेंस इंक्वायरी के आदेश किए और हमारी जानकारी के मुताबिक बहुत सारे लोगों ने उसमें आरटीआई मांगी है, लेकिन कांग्रेस पार्टी की हाईकमान ने ऊपर से दबाव डाला है कि इस जांच को खत्म करिए, इस जांच को यहीं रोक दीजिए। अब लोग उस सारी बात को लेकर के आरटीआई की इंफॉर्मेशन, आरटीआई के माध्यम से इंफॉर्मेशन ना ले सके, एक कदम उस तरह का भी इसमें लगता है कि उस सारी चीज को भी रोकने के लिए कोशिश की है। कुल मिलाकर के मैं यही कहूंगा कि दोनों एजेंसीज को स्वतंत्र रूप से काम करने के कामकाज में बाधा डालने की दिशा में ये कदम है, जिसकी आवश्यकता नहीं है। मैं मानता हूं डूएबल है नियम के अनुसार, लेकिन अधिकांश राज्यों ने इस सारी चीज को जो है उससे बाहर रखा है और कहीं भी इसमें आरटीआई के दायरे में नहीं लाया है। और दूसरी बात, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट तो मनमोहन सिंह जी ने लाया था जब वो प्रधानमंत्री थे। उसी को कमजोर करने के लिए, यानी कि कांग्रेस के प्रधानमंत्री द्वारा एक्ट बनाया गया और कांग्रेस का एक मुख्यमंत्री उसको कमजोर करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। मैं समझता हूं कि उस दृष्टि से भी उचित नहीं है। और एक बात और, उसमें जो ह्यूमन राइट्स का एक जो उसमें मानव अधिकार का हनन की अगर बात आती है तो उसमें आरटीआई में ये परमिसिबल है, उसमें आप हर हालत में आरटीआई के माध्यम से जानकारी ले सकते हैं, लेकिन उसको भी रोकने की कोशिश हुई है। जो आर्टिकल 24 है उसके आधार पर मैं समझता हूं कि ये जो कदम उठाया है वर्तमान सरकार में ये आवश्यक नहीं है और मंशा बड़ी साफ है कि इन दोनों एजेंसीज का दुरुपयोग करने की दिशा में प्रदेश सरकार आगे बढ़ रही है और जिसको हम पूरा विरोध कर। हजारीबाग शहर के डिस्ट्रिक्ट मोड़ चौक स्थित आरोग्यम सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में हृदय रोगियों के लिए विशेष निःशुल्क हृदय परामर्श और जांच शिविर का सफल आयोजन किया गया। इस शिविर में रिम्स के सुप्रसिद्ध इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर विक्रम ठाकुर ने अपनी विशेषज्ञ सेवाएं प्रदान की। शिविर में 60 से अधिक मरीजों ने अपने हृदय स्वास्थ्य की जांच कराई और विशेषज्ञ डॉक्टर से उचित परामर्श प्राप्त किया। इस अवसर पर अस्पताल के निदेशक हर्ष अजमेरा ने कहा कि आरोग्यम सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का उद्देश्य केवल उपचार प्रदान कराना नहीं बल्कि समाज को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना भी है। वहीं अस्पताल के प्रशासक जय सिंह ने बताया कि इस प्रकार के शिविरों के माध्यम से जरूरतमंद मरीजों को बेहतर चिकित्सा परामर्श और जांच सुविधाएं उपलब्ध कराना अस्पताल की प्राथमिकता है। आज आरोग्यम हॉस्पिटल में जो हम लोग का हेल्थ कैंप, कार्डियक हेल्थ कैंप को जो ऑर्गेनाइज किया गया था, इसमें भारी संख्या में लोग आए जिनमें उनके प्रॉब्लम जैसे कि छाती का दर्द हुआ, चलने में सांस फूलना, पैर में सूजन, धड़कन तेज होना, उनको मैंने देखा, उनको सही परामर्श दिया और उचित जांच जैसे कि ईसीजी हुआ, ब्लड प्रेशर का जांच हुआ, शुगर का जांच हुआ और जिनको इको का जांच जरूरी लगा उनका मैंने इको भी किया और कुछ मरीज को भर्ती भी मैंने किया। हाँ, ये पूरा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट था, किसी मरीज से एक पैसा नहीं लिया गया है, बिल्कुल आरोग्यम अस्पताल द्वारा ये फ्री कैंप ऑर्गेनाइज किया गया है। कुछ बहुत सारे मरीज ऐसे आए थे जो कि इनको दिल का ही बीमारी था, जो बोल रहे थे छाती में चलने पे दर्द हो रहा है, बहुत दिन से दिल का बीमारी पहले से है, पहले एंजियोप्लास्टी हो चुका है, वैसे मरीज आए। कुछ फेफड़े के बीमारी के साथ आए जिनको दमा का बीमारी था कि चलने पे सांस फूलना। ये जो सांस फूलने का जो दिक्कत है ये कॉमन सिम्टम्स हो जाते हैं कि दिल की बीमारी में भी हो सकते हैं और छाती फेफड़ा की बीमारी में भी हो सकते हैं। तो इन दोनों के साथ साथ कुछ मरीज ऐसे आए कि जिनको पैर में सूजन बहुत दिन से था, वैसे लोग भी आए। लेकिन बहुत लोग को ऐसे आए कि जिनको ये जानना था कि एक्चुअली में उनको आगे
उनको शुगर है, बीपी है, तो आगे उनके हार्ट का बीमारी होने का क्या चांस है। देखिए, अगर युवाओं की बात करें तो मेरा सुझाव यही है कि अपने आजकल के लाइफ में एकदम स्ट्रेस नहीं लेना है आपको। बिल्कुल जितना स्ट्रेस फ्री रहिएगा तो उतना दिल के बीमारी से आप दूर जाएंगे। और अगर शुगर और बीपी कुछ मरीज को यंग स्टेज में ही हो जाता है, अगर उनको शुगर और बीपी है तो उसको बिल्कुल अच्छे से कंट्रोल करना है। शुगर बीपी कंट्रोल रहेगा तो हमारा हृदय भी बिल्कुल अच्छे से कंट्रोल रहेगा। मेरा नाम डॉक्टर विक्रम ठाकुर है। मैंने रिम्स से कार्डियोलॉजी की पढ़ाई की है और अभी मैं हजारीबाग में आरोग्यम अस्पताल में कार्डियोलॉजी कंसल्टेंट के रूप में कार्यरत हूँ। ये हार्ट से संबंधित मालूम चला कि यहाँ है, लगा हुआ है, उनका चल दिखलाया जाए। आरोग्यम के बारे में सुना है कि यहाँ इलाज वगैरह भी अच्छा होता है और नाम पढ़ा है पेपर में, तो उनका चल के दिखलाया जाए क्या है। अच्छा लगा, मैं गया, मिला, दिखलाया उनको, काफ़ी अच्छे से उन्होंने सब पूछा, जाना, मैंने भी बताया अपनी समस्या और आगे वो भी ECG के लिए भेज रहे हैं, ECG कराऊंगा। सब मुफ्त। कैसा लगा सर? बहुत अच्छा है और संतुष्टि भी है। ऐसा आगे भी होते रहना चाहिए और आरोग्यम का तो परफॉर्मेंस ऐसे भी पहले से बढ़िया है और संतुष्ट भी हुए हैं। मेन संतुष्ट होना चाहिए आदमी को कि प्रॉपर इलाज सही ढंग से दिखलाया गया है। चेक करवाने में थोड़ा चेस्ट में प्रॉब्लम है। हाँ, मान ले कि कोई किसी को थोड़ा पैसा का प्रॉब्लम है या कुछ जो नहीं चेक करवा सकते हैं, उसके लिए सही है, कम से कम रोग का पता चल जाएगा। जी, हम दिल का इलाज कराने के लिए आए हुए हैं, कटकमदाग से आए हुए हैं, आरोग्यम हॉस्पिटल में आए हुए हैं। जी, अच्छा लग रहा है, अभी जांच करा चल रहा है। वो मेरा यहाँ पे जुड़ा दर्द है, दिल से जुड़ा हुआ दर्द है और यहाँ पे दर्द है, वही इलाज कराने के लिए आए हैं। फ्री में इलाज हो रहा है सर, कोई पैसा नहीं लग रहा है। जैसे कि मेरे को प्रॉब्लम था हार्ट में, हार्ट बीट मेरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता था। मैंने पहले भी 2-3 जगह दिखाया था, तो मैंने भी यहाँ पे डॉक्टर को अपने बारे में बताया कि ये प्रॉब्लम मेरे को, जैसे हार्ट में हमें टीटा मारा था, तो उन्होंने बोला कि WPW सिंड्रोम कोई प्रॉब्लम है हमको, जिसका लेजर से इलाज होगा, जो हजारीबाग मतलब झारखंड और बिहार में नहीं होता है। इसके लिए मेरे को बाहर जाना पड़ेगा। बहुत अच्छा प्रयास है, आगे भी ऐसे प्रयास होने रहना चाहिए कि लोगों को लाभ मिले और अधिक से अधिक लोग इसका लाभ ले सकें। नरसिंहपुर के स्टेडियम ग्राउंड में सिंदूर कप सीजन 1 रात्रिकालीन विवाहित महिला नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट का शुभारंभ हुआ। ये आयोजन मणि नगेंद्र सिंह फाउंडेशन और सहयोग क्रीड़ा मंडल गोठे गांव के तत्वावधान में किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सुमन पटेल ने दीप प्रज्वलन कर टूर्नामेंट की शुरुआत की और महिला खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया। टूर्नामेंट का पहला मुकाबला पुलिस 11 और सहयोग क्रीड़ा मंडल के बीच खेला गया, जिसमें पुलिस 11 की टीम ने जीत दर्ज की। नरसिंहपुर के करेली पुलिस ने ग्राम रांकई में हुई महिला की हत्या की गुत्थी को महज 36 घंटों के भीतर सुलझा लिया है। पुलिस ने आरोपी मोहम्मद इरशाद को गिरफ्तार कर लिया है और आरोपी से घटना में प्रयुक्त बाइक और डंडा बरामद किया। बीती 10 मार्च को वंदना ठाकुर का शव खून से लथपथ हालत में एक खेत में मिला था। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ऋषिकेश मीना के मार्गदर्शन में गठित विशेष टीम ने तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर जांच शुरू की। जांच में सामने आया कि करीब 15 दिन पहले एक सामाजिक पंचायत में आरोपी का महिला से विवाद हुआ था। इसी रंजिश के चलते आरोपी ने महिला को घर में अकेला पाकर डंडे से पीट कर उसकी हत्या कर दी और शव को खेत में फेंक दिया। आरोपी ने पुलिस को गुमराह करने के लिए मृतका की मोबाइल एक चलते ऑटो में फेंक दिया था, जिसके बाद अब पुलिस ने मामले में आगे कार्रवाई शुरू कर दी है। सर 10 तारीख में जो थाना करेली के अंतर्गत घटना घटी थी, महिला का शव एक खेत में मिला था, इस संबंध में क्या कहना चाहिए? 10 तारीख को रात में हमें सूचना मिली कि राकई गांव में एक खेत पर एक महिला की डेड बॉडी पड़ी हुई है। तत्काल वहां पर करेली पुलिस पहुंची और घटनास्थल पर हमारे सभी सीनियर अधिकारी इंक्लूडिंग मी हम सब लोग वहाँ पहुँचे। FSL टीम को बुलाया गया, डॉग स्क्वाड, फिंगरप्रिंट सभी को बुलाया गया और घटनास्थल का एक साइंटिफिक एग्जामिनेशन किया गया। उसके बाद हमने पूरे डॉट्स को इसमें जोड़ना शुरू किया, कुछ तकनीकी साक्ष्य हमने इसमें एकत्रित किए। तो फिर उसमें पूरा घटनाक्रम ये निकल के आया कि एक इरशाद नाम का व्यक्ति जो राती करार का रहने वाला है, उसका जो मृतक महिला है वंदना ठाकुर, उसके साथ और उसके पति पुष्पेंद्र ठाकुर के साथ 15 दिन पहले, घटना से 15 दिन पहले किसी सामाजिक बात को लेकर पारिवारिक विवाद हुआ था और उसने उस दिन भी उनको धमकी दी थी कि मैं आपके परिवार को ख़त्म कर दूंगा
तो उस लड़ाई का बदला लेने के लिए ये जो इरशाद नाम का व्यक्ति है रातिकरा का, इसने उस महिला का मर्डर किया था और मर्डर करने से पहले ये घात लगा के बैठा हुआ था और जो महिला अपना जो नियमित काम कर रही थी या फ़ोन पे किसी से चर्चा कर रही थी उसका वीडियो भी इसने बनाया। तो और मर्डर के बाद में जो मोबाइल है महिला का उसको एक चलते हुए मिनी ट्रक में फेंक दिया और वो मिनी ट्रक नरसिंहपुर की तरफ आया। घटना का खुलासा इस तरीके से हुआ है कि जब घटना के बाद में मृतिका के पति जब वहाँ घर पे पहुँचते हैं तो वो अपनी पत्नी को ढूंढते हैं, पत्नी उनको आसपास में कहीं भी नहीं मिलती है। तो वो किसी एक राहगीर का मोबाइल लेके अपने घर के मोबाइल पे फ़ोन करते हैं। वो मोबाइल फ़ोन नरसिंहपुर में बोलता है और ऑटो चालक बताता है कि मुझे नहीं पता कि वो मोबाइल कैसे पहुंचा है। और इन सारे बिंदुओं को जोड़ के फिर जब इसमें देखा गया कि हमारा जो एक इन्वेस्टिगेशन का जो तरीका होता है कि किसी के साथ कोई दुश्मनी थी क्या या फिर किसी तरह का कोई पारिवारिक विवाद है या फिर कोई और एंगल है, जब इन सब चीज़ों को एक साथ मिला के देखा गया तो फिर इसमें इरशाद का भूमिका वो हमें संदिग्ध लगी। उसको राउंड अप किया गया, राउंड अप करके उसको पूछा गया, मोबाइल उसका खंगाला गया। तो मोबाइल में घटना से पहले का बनाया हुआ वीडियो हमें इसमें मिल गया। तो उसके आधार पर उसको जब अगेन इंट्रोगेट किया गया तो उसने अपना अपराध करना कबूल किया है। सर आरोपी इरशाद के साथ और कोई भी इसमें संलिप्त है? इसमें पूरे घटनाक्रम जो सीन ऑफ क्राइम को डिटेल एग्जामिनिंग हुआ और जो इंट्रोगेशन से निकल के आया, बाकी जो तकनीकी साक्ष्य हैं उसमें अकेला इरशाद ही इस पूरे घटनाक्रम में इन्वॉल्व था। और फिर उसकी निशानदेही पर हमने जो घटना में प्रयुक्त जो डंडा है जिस पर खून लगा हुआ था वो भी हमने जब्त किया है। इसके खून से सने हुए कपड़े और एक कंबल वो भी हमने जब्त किया है। और फिर जो सीन ऑफ क्राइम का जो रिक्रिएशन कराया गया उसके आधार पर पूरा का पूरा एक जो साइंटिफिक एविडेंस है वो भी हमने इसमें पूर्व में सर इरशाद पर कोई मामला पंजीबद्ध? इसका इरशाद का आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। पहले भी एक फिजिकल असॉल्ट के केस में ये जेल गया हुआ है और हार्डकोर क्रिमिनल है। बड़ा ही पहले भी जो पुलिस से मालूम चला है लोकल थाने से कि इंट्रोगेशन मतलब बहुत ही सातिर है और इंट्रोगेशन में बहुत मेहनत करनी है इस पर बड़ी थी। अभी के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहे पल्स 24 न्यूज़ के साथ। अब तक के लिए नमस्कार। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने किया पापा मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे लेकिन तो आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।